अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे बचपन के एक दोस्त सलमान नूरानी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे साथ अल-मुर्तज़ा स्कूल से तालीम हासिल की, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, एनईडी और फिर इस वक्त कनाडा के अंदर मुकीम हैं। तो हम बड़ी मज़ेदार सी जर्नी है और कनाडा के अंदर एडमिशन, स्ट्रगल, यूनिवर्सिटी लाइफ, कनाडा के कौन से इस वक्त वो स्टेट में हैं, ये इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सलमान, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, हम उसको बड़े जैसे दोस्तों की तरह बैठते हैं, हम ऐसे ही रखेंगे और सही। कंफर्टेबल रहिएगा। तो हाँ, सबसे पहले तो थोड़ा सा स्कूल का बताएं, स्कूल, कॉलेज और फिर एनईडी का डिसीजन आपने कैसे लिया? सही है। स्कूल तो मेरा आपके साथ ही था। अल-मुर्तज़ा स्कूल से मैंने अपना जो है वो सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है वो मैंने कॉलेज, क्योंकि मेरी परसेंटेज अच्छी थी इस वक्त स्कूलिंग में, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और उसमें मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज़ किया था। और उसके बाद एनईडी का डिसीजन बस थोड़ा सा खुद ब खुद ही चले गए, क्योंकि होता ही है कि जो अच्छे पढ़ रहे होते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स, या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं एक्चुअली, तो उनके पास ना तीन ऑप्शन होते हैं: या तो डॉक्टर बन जाओ, या आप इंजीनियर बन जाओ, या आप सीए कर लो। ठीक है, तो खैर करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर टाइमली हो जाए। तो खैर बचपन से शौक तो था इंजीनियरिंग का ही। इन सब ऑप्शंस में जो मुझे अच्छा लगता था वो इंजीनियरिंग था। तो इस वजह से एनईडी वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन कराची, क्योंकि मैं कराची में था, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया था। और उसके बाद 3 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है मल्टीपल, और अब मैं कनाडा में हूँ। तो आप बताएं क्या डिटेल और कुछ मैं स्पेसिफिक बताऊं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। आप बहुत जो सारी हैं। स्पेसिफिक अच्छा, पूछेंगे तो मैं। तो सही है, एक एक नॉर्मल सी लाइफ जैसे होती है कि अच्छा आपने स्कूलिंग करी, आपकी कुछ 90s में परसेंटेज है, आप खान बोर्ड से आपने वो किया, तो उस वक्त आपकी पहले तो बताएंगे कितनी परसेंटेज आई थी, कोई अचीवमेंट उस वक्त स्कूल में जो थी वो बताएं। फिर कॉलेज के अंदर क्या अचीवमेंट्स रही और फिर एनईडी के अंदर किस परसेंटेज पे, मैकेनिकल के अंदर तो वैसे भी एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा उसको अगर आप 2-3 मिनट के अंदर बता सकें अपनी अचीवमेंट स्कूल लाइफ की और यूनिवर्सिटी तक। अ, सही सही। स्कूल में मेरी मेरी बोर्ड में अच्छी परसेंटेज थी। मेरी 91.5 परसेंटेज थी खान बोर्ड में। तो एक्चुअली मेरी एक पोजीशन भी थी, थर्ड पोजीशन सिंध में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी अचीवमेंट थी। उसके बाद आदम जी में भी मेरी परसेंटेज 85 थी। सो व्हेन आई अप्लाइड टू एनईडी, तो मेरे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए थे। आई कुड चूज एनी डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरिट बेस्ड होता है। जितनी परसेंटेज आपकी ज़्यादा होती है, तो यू गेट द फर्स्ट ऑप्शन टू चूज द फील्ड यू वांट। उस वक्त टॉप फील्ड्स अलग थी, अब थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। जब मैंने एडमिशन लिया 2015 में, नाउ इट्स 2024। तो इस इस दौरान ना जो फील्ड्स हैं ना, उनकी रैंकिंग्स चेंज हो गई हैं। उस वक्त इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर टॉप पे होती थी। एंड आपको पता है सॉफ्टवेयर तो अभी भी टॉप पे ही है, बट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल थोड़ा सा नीचे आ गई हैं। कुछ फील्ड्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल फाइनेंस, कुछ और ऑप्शंस हैं एनईडी में। इलेक्ट्रिकल स्टिल गुड, तो ये टॉप पे होती है। तो उस वजह से अब ये हैं जो टॉप पे होती हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही थी। तो मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं कोई भी ले सकता था इस परसेंटेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मैकेनिकल चूज़ की थी उस वक्त। और फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा उसके हवाले से आप थोड़ी सी हम्म। बात कीजिएगा। अच्छा, इसको बहुत इनफॉर्मल से रखें। मैं हम्म। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करूंगा, आप खुल के बात करें ताकि हम्म। लोग आपका जॉब एक्सपीरियंस समझ सकें और फिर कनाडा तक का सफ़र, ताकि आप और ज़रा कंफर्टेबल होगे, पूरी स्क्रीन टाइम लें और हम्म। अपना जॉब का और फिर कनाडा का डिसीजन क्यों लिया वो आप थोड़ा सा बताएं। मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आपको चाय पीनी है मुझे लगता है, चले मैं बताता हूँ। जी जी जी। सही। तो खैर मेरा जॉब एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्टली तो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था जॉब हंट, जो भी मतलब आपकी रेलेवेंट थी। तो फर्स्ट जॉब जो थी मेरी वो एक कैश पे जॉब थी। और मैं बताने में उसको मतलब मसला नहीं है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री थी, एक फैक्ट्री थी एक्चुअली, डिलक्स पैकेजिंग के नाम से।
तो वहाँ एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, या मेरी क्या पोस्ट थी मुझे सही से याद नहीं है, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर उन्होंने रखा था। और वो हर काम करवा लेते हैं आपसे ना, कि जो जो हो सकता है। तो खैर मैंने वहाँ पे 6-7 महीने जॉब की थी। साइमल्टेनियसली मैं हंट कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट जॉब लगी थी, इट वाज क्वाइट गुड। और वो मैंने फिर नेक्स्ट 3 इयर्स वहाँ मैंने कंटिन्यू किया था। तो उस कंपनी का नाम था अल्टानोवा एडवांटेस्ट, के नाम से भी मशहूर है। सो इट्स यूएस बेस्ड फर्म। और दे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर पीसीबीज, जो होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। ठीक है। तो उसमें मैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर हायर हुआ था। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, एक्चुअली वहाँ पे था। 3 साल में बहुत कुछ सीखा था। सो आई एंडेड अप, जब मैं छोड़ रहा था तो उस वक्त तक मैं उनकी टेक्निकल साइड प्लस उनकी सेल्स सपोर्ट का भी पार्ट था। ठीक है। तो उस हवाले से मुझे बिजनेस के बारे में बहुत सीखने को मिला था उनके। मैं एक्चुअली कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स भी करता था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। और ये कस्टमर्स आपके बाहर के होते थे, यानी यूएस कनाडा बेस्ड? एग्जैक्टली ये जो प्रोडक्ट है पीसीबीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पाकिस्तान में तो इनकी कोई कंपनीज है नहीं। पाकिस्तान में सब कुछ इंपोर्ट होता है। तो एक्चुअली जो कंपनीज हैं, जैसे में हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स थे, देवर लाइक इंटेल, एनवीडिया, एएमडी, जितने भी चिप मेकर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग हमसे टेस्टिंग बोर्ड्स बनवाते थे। अपनी टेक जो उनकी नई टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करने के लिए वो लोग टेस्टिंग बोर्ड्स जो है ना वो हमसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करवाते थे, हमसे एज एन अल्टानोवा से। अब तो मैं खैर पार्ट नहीं हूँ उस कंपनी का। तो नहीं, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है, अब थोड़ा-सा इसको मज़ेदार लेके चलते हैं। मैंने लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा दी है, तो चाय एक पी मसला लिया तो आपने? खत्म। नहीं, नहीं, वो तो चल रही है, वो तो चलती रहेगी। लैपटॉप का मसला है, चार्जिंग खत्म हो रही थी। तो सही। पाकिस्तान में क्या मसला है भई? क्यों हम ये नहीं कर सकते, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पे क्यों फैक्ट्रियाँ नहीं डल सकती? यहाँ क्यों नहीं हम बना सकते? जॉब्स खुलेंगी और इतने सारे एनईटी के ग्रेजुएट्स हैं, हर साल ग्रेजुएट होते हैं, तो जब आप कर सकते हो, तो 200 लोग यहाँ पे बैठ के इंटेल के लिए क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, मैं इसमें ना आपको जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ। देखिए, अभी पाकिस्तान में ना गाड़ियाँ असेंबल भी हो रही हैं और कुछ हुँ, मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं। तो हुँ, कोई भी इंडस्ट्री जब किसी कंट्री में आती है ना, तो इनिशियली कोई स्टेबल इंडस्ट्री है ना वो उसको सेटअप कराने में हेल्प करती है। अब जैसे अब गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात कर लें, तो उनको हेल्प कराने के लिए उनके पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं। यानी अगर अब किया, सुजुकी, होंडा है, तो उनके पास रेफरेंस पॉइंट्स है। पहली बात तो पाकिस्तान में है ये काम, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे है। जो हम लोग जो एल्टोनोवा जो अभी दुनिया में डिज़ाइन हो रहा है वो पीसीबी बोर्ड्स का, वो 40 लेयर्स, 60 लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स पे हो रहा है। बट पाकिस्तान में 2 और 4 लेयर्स तक पे ही काम हो रहा है, कि वो डिज़ाइन बहुत सिंपल बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसला है, अच्छा टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। हम लोग भी पाकिस्तान में बैठ के डिज़ाइन कर रहे थे, बट वी कैंट मैन्युफैक्चर। हम डिज़ाइन अपनी यूएस ऑफिस में भेजते थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रिंट होता था। ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो काम है ना वो इंतहाई, इट्स वेरी डिटेल ओरिएंटेड। उसमें बहुत मैनी मिलीमीटर्स और मिल्स का गेम है। ड्रिलिंग जो है वो बहुत ही स्मॉल और प्रिसाइज ड्रिलिंग। तो उसके लिए जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट और जो प्रिसीजन चाहिए ना, तो वो बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इट्स अ हाई टेक एंड, आप कह सकते हैं एक महंगी इंडस्ट्री है। तो अगर आप, इफ़ यू एंड अप मेकिंग स्क्रैप प्रोडक्ट्स, तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का लॉस कर रहे होगे। तो कोई भी कंपनी ना इस वक्त पाकिस्तान में ही काम करने से, एक्चुअली हमने भी हमारे डायरेक्टर से पूछा था जब मैं पार्ट था कंपनी का, तो कि वाई डोंट वी सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, इट वुड बी चीपर, लेबर यहाँ पाकिस्तान में सस्ता है। तो उन्होंने बोला था कि वी डोंट ट्रस्ट द, लाइक हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे हम लोग सेटअप करेंगे और वो सक्सेसफुली रन हो पाएगा, कि जो हमें चीज़ें, जो जितना हमें प्रिसाइज काम करना है, और मज़ीद प्रिसाइज होता जा रहा है ये काम। तो इस वजह से प्रोबेबली इंडिया में आ जाए कुछ टाइम में, या एक्चुअली आ भी गया है। कुछ कंपनीज ने वहाँ सेटअप करना शुरू किया है। तो वी नेवर नो, शायद हो
एक्चुअली गवर्नमेंट अगर इनिशिएट कर सकती है तो हो सकता है। हो सकता है सलमान यूनानी कनाडा पहुंच चुके हैं, अब तो वो कोई कंपनी यहाँ पे डालना चाहे पाकिस्तान आके आज से 5 साल बाद, तो यहाँ हम्म, पे कर सकते हैं, यानी कि आप। बिल्कुल। बिल्कुल सही। नहीं है, हो सकता है। ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्ट दैट समवन नीड्स टू टेक, इट्स अ स्टेप दैट समवन नीड्स टू टेक, और क्यों नहीं, हो सकता है बिल्कुल। इसी तरह मैं बोल रहा था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई इतना ऊपर आएगा तो फिर बड़ी कंपनीज गेम में आना शुरू करती हैं। डिमांड सप्लाई का है, अभी तो पाकिस्तान में इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, और ना चिप ये आपको मेकर्स कहाँ से पाकिस्तान होती है, में है। चाइना से? हाँ, मेजरली जो ये चिप्स और आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो ताइवान और यूएसए आर द मेन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप इसकी बात करें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें। हम्म। सही। और जो सेमी कंडक्टर होता है, इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी लगती है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, या पाकिस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, इसके अंदर इसमें कोई क्या कॉम्पोनेंट मेटल्स, होता है? मेटल्स हैं, सिलिकॉन है, ठीक है, और आपका मतलब बहुत सारे कॉम्पोजिशन, और मतलब सिंपल नहीं है। इट्स बिल्कुल एक ऐसे होता है ना, एक जैसे प्लास्टिक बनाना है या वो बनाना है, वो वाला चीज़ नहीं है। तो नहीं, बट मेटल्स ये भी, कहाँ से आते हैं, ये मेटल्स कहाँ से आते हैं? ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइना में बन रहा है तो चाइना से निकल रहा है, मतलब वो लोग भी मतलब इम्पोर्ट करें? इम्पोर्ट करते हैं। तो बहुत कुछ कुछ चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, तो वो ढूंढने पे भी टाइम लगता है, सब कुछ होता है, तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स होती है चीज़। सही। बहुत सीरियस बात हो गई, अब थोड़ा सा आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर चलते हैं। तो आप हाँ। कनाडा पहुंच गए और आपने डिसीजन लिया, आप कनाडा पहुंच गए। हम्म। हाउ इज़ लाइफ इन कनाडा? कौन से स्टेट में आप गए? क्या, क्यों डिसीजन लिया वहाँ आने का? फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड हाउ इज़ एनईडी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम कनाडा की यूनिवर्सिटी लाइफ? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आप ऐसे फेज से गुजर रहे हैं अभी कि हम्म। जब आपने एनईटी के 4 साल गुजारे, फिर जॉब की, दुनिया के अलग अलग ममालिक के लोगों से मिले, और फिर आप कनाडा के अंदर एक एक ग्लोबल कंट्री के अंदर हैं जहाँ पे सैकड़ों लोगों से मुलाकातें होती होंगी रोज़। कोई अफ्रीकन होता होगा, कोई इंडियन होता होगा। तो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम वो वाला एक्सपीरियंस जो एनईडी का या कराची का एक एक्सपीरियंस था? बहुत ही डिफरेंट है। यार, आप एनडी बहुत में सीरियस चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप खुल के बात करें। हाँ। हाँ, खैर बहुत ही डिफरेंट है। एनईडी में तो आपके जैसे होते हैं सारे, बिल्कुल। यहाँ अच्छे खूबसूरत लोग भी होते हैं कनाडा में। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। अगर एजुकेशन लेवल पे बात करें तो एनईडी में, खैर ये मैं एनईडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ना बाकी यूनिवर्सिटीज में तो ऑप्शन होते हैं दैट यू कैन चूज योर ओन कोर्सेज दैट यू वांट टू टेक, राइट। यहाँ पे एनईडी में नहीं था, ठीक है। एनईडी में ना स्कूल की तरह था, एक सिलेबस था, सबको वही पढ़ना है, और पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना है, तीसरे सेमेस्टर में, वो पूरे एक लाइन से ना ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे यू गेट टू चूज योर टीचर्स, योर कोर्सेज, आपका इंटरेस्ट जिसमें आप वो कोर्स पढ़ो। एक दिया हुआ होता है कि आपको इस चीज़ से इतना पढ़ना है, यानी अपने कोर सब्जेक्ट्स इतने पढ़ने हैं। देन आप एमबीए के, मैं जैसे तीन, मेरा कोर्स 10 कोर्सेज मुझे पढ़ने हैं एक्चुअली। मुझे 6 कोर्सेज अपने मेजर के करने हैं, 2 या 3 मैं एमबीए के कर सकता हूँ, आप और इस वक्त एमबीए कर रहे हैं, और किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, और किस स्टेट में है, और कनाडा के किस एरिया में है? हाँ, नहीं, इस वक्त मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स कर रहा हूँ, बट इट्स सही। इट्स मतलब उसमें ऑप्शन है, और मतलब एक्चुअली ऑप्शन ये है कि मैं आधा समझ लें अपना इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और बाकी कोर्सेज एमबीए के करूँगा। सो बट डिग्री मेरी मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक जो है वो कनाडा का एक स्टेट है, न्यू ब्रांसविक। उसमें उनका जो कैपिटल शहर है फ्रेडरिक्टन, मैं उसमें हूँ। तो यूएनबी का यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और और हाउस नंबर क्या है आपका घर का एड्रेस? हाउस नंबर मेरा है। चले खैर। तो बहरहाल, बता अच्छा, सकता हूँ मैं तो आपको, आप आप आए। यूनिवर्सिटी का डिफरेंस बता रहे थे कि एनईडी और ये जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताया, इसके अंदर एक जनरल बात करते हैं। एनईडी के अंदर भी फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हैं शायद, लेबॉर्ट्रीज हैं, टीचर्स हैं, मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें जो एनईडी के अंदर नहीं और जो वहाँ पे आपको मिल रही है? यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी, जैसे लाइब्रेरीज आपको
हर हर बिल्डिंग में लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग में स्टडी रूम्स हैं। ठीक है। और जो क्लासरूम्स हैं उनमें सारा मल्टीमीडिया बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है, यानी जितना भी है। बाकी टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत इजी है, क्योंकि एवरीवन रिप्लाइज ऑन ईमेल्स बहुत इजीली। तो एनईडी में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब इट वाज मोर लाइक अ नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल। आप आओगे, आप पढ़ोगे, या आप टीचर के पास जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है प्रोफेसर के पास, यहाँ पे सब कुछ वो है। बाकी फैसिलिटीज में जाहिर है यहाँ, मतलब मेरा जो कैंपस है इट्स ह्यूज। ऐसा लगता है मतलब एक पूरी सोसाइटी है, और उसमें बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। दूसरा, यहाँ पे आर्ट्स के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लोग आर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो हर हर फील्ड के लिए यानी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। स्पोर्ट्स के लिए कैफेज, कॉफीज, जो भी आपको है ना। बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और सेफ है यहाँ पे, मतलब उस हवाले से भी, यानी आप आओगे तो आपको मतलब यू फील वेरी गुड। हर चाहे मौसम जैसा भी हो, हर मौसम में मेंटेन्ड है। ठीक है, यानी जितने भी कैंपस की फैसिलिटीज़ हैं दे आर ऑलवेज मेंटेन्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी डिस्कवर करने को तो बहुत है। तो मुझे स्विमिंग स्पोर्ट्स पूल। का शौक है, तो मैं इनके जो भी फैसिलिटीज़ मेरी स्पोर्ट्स के मैं यूज़ करता हूँ, वो इनकी टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, मतलब यू नेम इट, सब कुछ है। यानी ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं है। तो और ऊपर से पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो देयर एंड फीस इज बेटर टू हम्म। मैनेज देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और उसके उसके बावजूद, मतलब उसके साथ भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़बरदस्त हैं, मतलब अमेजिंग सही। है। सही। अच्छा, इस वक्त अब हम ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम्म। और दो तीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सो फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने बैचलर्स कंप्लीट किया है और हम्म। वो बड़ा मोटिवेटेड है, उसको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, कहीं भी जाना है। एंड हम्म। उसके पास एजुकेशन के लिए फंड्स भी हैं थोड़े बहुत, अब उसने पैसे भी बना लिए। सो वो पूछ रहा है कि वाई कनाडा सलमान नूरानी, क्या आपने ऐसा क्या पाया कनाडा के अंदर कि मैं कनाडा हूँ। तो हम्म। उस 22 साल के लड़के के लिए या 24 साल के यंग ब्लड के लिए आपके पास क्या ऐसी एडवाइस है जो आपके पास अगर 22 या 24 साल में होती तो उससे आपको फ़ायदा होता। ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा और इसको आप हम्म। थोड़ा डिटेल से अगर बताना चाहें कि वाई कनाडा, क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें आप इसको बड़ा डिटेल बता सकें तो। सही। अच्छा, ये सवाल ना बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई बंदा मिले तो मैं उसको बोलूँ हाँ भाई तुम कनाडा हो। ठीक है, हम्म। और दिस इज़ नॉट द राइट एडवाइस। हम्म। कनाडा का ऑप्शन बहुत सारे लोग उसके परमानेंट रेजिडेंस के रूट की वजह से भी चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छी स्टेबल जॉब हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो। लाइफस्टाइल। ठीक है, एंड वी गेट सेटल्ड इन अ कंट्री अदर देन पाकिस्तान। अगर ये कोई ऐसा सोचता है तो उसके लिए कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे ऑल्दो पीआर का ऑप्शन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन। दूसरा, कनाडा इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो जो लोग यूरोप जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि जर्मन सीखनी पड़ेगी, इटालियन सीखनी पड़ेगी, फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, तो उस हवाले से भी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ऑप्शन आते हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आप, मेरे हिसाब से जो फैसला होना चाहिए वो डिपेंड करना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी डिमांड कैसी है कंट्री में। दूसरा, आप अपना, इफ़ यू आर यंग तो मैं कहूँगा आप उसी उसी पे फोकस करें, कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अमेरिका में आपकी जो फील्ड की डिमांड बहुत अच्छी है और यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो यू गो फॉर दैट। मतलब ज़रूरी नहीं है कनाडा आना। एक दफ़ा आप आ जाते हो तो देर आर मल्टीपल वेज, सब कुछ हो जाता है। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ईयर, तो मेरे ख्याल से मैंने जितने मेरे सीनियर्स हैं सबको देखा है, कहीं ना कोई रास्ता बन जाता है। जॉब। ठीक है, तो इस वक्त ये है कि मैं अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो वो वैसे तो उनकी वेबसाइट पे कनाडा की सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि यहाँ पे जैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम जॉब्स मिल गई एक महीने में, क्योंकि मैं जब आया, मैं जनवरी में आया, फरवरी में मैं आई स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं अपने जो यहाँ के रहने सहने का एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर लेता हूँ, एंड कुछ सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक लोगों को टेंशन होती है कि हम पढ़ेंगे तो जाहिर है वो सेविंग, बट एट द सेम टाइम अभी
प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो गया फाइनेंशियली भी, क्योंकि जो एक अमाउंट, एक आपको जीआईसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है स्टडी परमिट अप्लाई करते हुए। इट्स सेम लाइक जर्मनी। जर्मनी में जैसे ब्लॉक अकाउंट बनता है, वैसे अब कनाडा में भी बनता है। तो उसकी अमाउंट है 20,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो आपको पहले दे के आनी है, और साथ ही साथ 1 साल की फीस भी दे के आनी है। तो इस वजह से इस वक्त थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि चलो जिसके पास पैसे हैं तो वाई नॉट, लेकिन इट्स अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, अराउंड पाकिस्तानी ये 70-80 लाख रुपए बनेंगे, जो आपको अपफ्रंट पे करके आने हैं। दिखाने नहीं, अपफ्रंट पे करके आने। तो इसके अलावा कोई थोड़ा और रास्ता नहीं है? इसके अलावा दूसरा रास्ता है कि उसमें अप्लाई करो, लेकिन उसमें अप्लाई करने में वीज़ाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो दो रूट्स हैं। एक है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और एक नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस इसको कहते हैं। लेकिन एसडीएस में ही डिसीजन आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। और एसडीएस की शर्तों में से तीन मेन शर्त, मतलब तीन चीज़ें आपको चाहिए। एक आइल्स है, दूसरा एक जीआईसी है जिसका मैंने बताया, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको $20,000 सबमिट करवाने हैं यहाँ पे बैंक में अकाउंट बनवा के। वो आपके ही हैं, लेकिन यू हैव टू, आपको पे करके आने। ब्लॉक अकाउंट हो गया एक तरीके से। ब्लॉक अकाउंट हो गया। और 1 साल की फीस आपको अपफ्रंट पे करके आनी है। तो फीस भी डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे मेरी 1 साल की फीस है $10,000। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मिनिमम फीस है, यूजुअली इससे ज़्यादा ही है। तो इस वक्त कनाडा इस वजह से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। ट्रिकी है। हम्म। तो जिसको बहुत ही कनाडा आने का शौक है शायद वो ही इतने पैसे खर्च कर रहा होगा। वरना तो मैं कहता हूँ कि आप इजी ऑप्शंस भी अपने हैं। सारे ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करें। एंड हम्म। यूएस, अगर कोई समझता है कि यूएस को, मैं कहूँगा स्कॉलरशिप्स वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। एंड कुछ लोग तो यहाँ कनाडा आके भी यूएस चले जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो यानी यहाँ बहुत से सारे जाते हैं क्योंकि आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं, सिलिकॉन वैली वहाँ पे है, आईटी की एग्जैक्टली, बड़ी मार्केट है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। बहुत सारे एग्जैक्टली। फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा से अच्छा सा पढ़ के फिर हम्म। यूएस ट्राई करते हैं कि उनकी जॉब्स बेसिकली लगे। इवन नॉर्थ अमेरिका रीजन। रिसेंटली लोग यूएस गए हैं और क्योंकि एक ग्लोबल रिसेशन तो है ही इन वेस्टर्न बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर, पूरी दुनिया में ही। तो यूएस फिर भी एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ स्टेबल है। पे हम्म। वो आपकी यानी जॉब्स के अंदर एक अच्छी वो मिल जाती है, बेहतर है। सैलरी। यस, यूर राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ से जैसे आते हैं तो यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, और यहाँ से जॉब्स के लिए वहाँ जाते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका रीजन एक ही है। तो वाई नॉट कम टू द यूएस डायरेक्टली, अगर किसी को आना है और इसी तरह का सोचना है बात के लिए। तो मेरा एक रिसेंटली दोस्त है जिसका यूएस का वीज़ा आया है, और मेरे ख्याल से उसने 3-4 महीने में पूरा प्रोसेस किया। तो अच्छा। तो वो ही इज़ वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो वहाँ रहे। तो मतलब कुछ जो थोड़ा सा यंग है, जो आपने बोला 22-23 साल की एज, मैं उसको कहूँगा कि थोड़ा रिस्की ऑप्शंस ले, यानी यूएसए या जर्मनी या यूके। क्योंकि इसमें इस वक्त वो ये ना सोचे कि मेरी पीआर होगी या मेरी जॉब होगी। कुछ ना वो कुछ हो ही जाता इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जितने लोग देखे, मैं खुद भी आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि आई एम स्टिल स्टडीइंग, बट इंशाल्लाह यहाँ पे मैं देखा है कि है। फर्स्ट 6 to 8 months, 9 months, 10 months आपके इतने मुश्किल होते हैं। यू हैव टू वर्क लाइक 12 hours, 14 hours में भी, फिर हम्म, स्टडी भी करनी, सब कुछ है। हम्म, लेकिन एक छोटा सा टाइम होता है आई थिंक कि शुरू के 6 महीने होते हैं ज़्यादातर स्मार्ट लोगों के लिए, तो आई थिंक इतना ही टाइम होता है। या इवन कुछ बहुत वो भी होते हैं और उनको अच्छी जॉब शुरू में ही मिल जाती है। आई नो हम्म, वन हस्बैंड एंड वाइफ जिनका इवन वो स्टूडेंट आया था, जी, लड़का, और उसकी वाइफ की जॉब आईटी में लग गई थी। वो यहाँ हाँ, से किसी आईटी कंपनी से गए थे और उनकी वाइफ की स्पॉन्सर्ड जॉब लग गई थी यूके में। तो उसने मास्टर्स ही छोड़ दिया था उस टाइम पे और वो उस पे हो गए थे। तो बहरहाल, लेकिन बट द पर्पस ऑफ गोइंग टू यूके में भी हर किसी का ग्रेजुएशन नहीं होता या कॉन्वोकेशन नहीं होता। अगर दोनों की अपॉर्चुनिटी। अच्छी आई थिंक लोग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। देख रहे होते हैं। ये लोग इसको ऐसा पाथ पे यूज करते हैं कि मैं आऊँ, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने भाई, अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है तो आप वही जॉब ढूंढो। क्या पता आप इवेंचुअली कोई बिजनेस करते हुए पाए जाओ कुछ टाइम बाद, या आपने फॉर एग्जांपल कोई छोटा काम किया, लेकिन आपको उसकी पूरी इन्स एंड आउट समझ आ गई, तो आपने अपना ओन स्टार्टअप किया। तो बिजनेस लोग स्टार्ट बहुत, कर। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कुछ पढ़ के कुछ कर रहे हैं।
बट दे आर हैप्पी, दे आर मेकिंग गुड मनी, और दे आर लिविंग आई थिंक एक और बहुत बड़ी रीज़न जो इन ममालिक के अंदर है वो ये है कि मेंटल हेल्थ का बड़ा ख्याल रखा जाता है। सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक एक आप जब अभी मैं इस वक़्त कराची के अंदर मौजूद हूँ, अब पसीना निकल रहा है, आपको पता चल रहा होगा। पंखा मैं खोल नहीं सकता है वरना आवाज़ का मसला होगा, एसी चल बेहतर नहीं रहा इतना, और ये गर्मी वैसे शदीद है। गर्मी आपकी तो पंखे से सही भी नहीं होगी जो आपकी गर्मी। नहीं, वो गर्मियाँ सही हैं। तो अच्छा। बहरहाल लेकिन तो ये इतने सारे मसाइल, फिर आप सारे फसल पे ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर आप घर आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ। सो एग्रेशन मल्टीप्लाई बाय एग्रेशन मल्टीप्लाई बाय एग्रेशन मल्टीप्लाई बाय फ्रस्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाय फ्रस्ट्रेशन, एंड रिजल्ट सारा कराची की ट्रैफिक में आपको नज़र आता है। तो रादर देन, मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान छोड़ दें या आप मुहिब वतन ना रहें या आप पाकिस्तान के बिल्कुल वो हो जाएं, लेकिन कुछ वक्त उस मोहल्ले से, उस सर्कमस्टांसिस से बाहर निकलें। आप भले इस्लामाबाद चले जाएँ, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप इस्लामाबाद चले आएँ, आप कोयटा चले आएँ थोड़े दिनों के लिए, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप जो है ना वो खैरपुर में, सिंध में चले आएँ, बट आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलें, कुछ हम्म। वक़्त वहाँ गुज़ारें, दूसरा लाइफ़स्टाइल देखें और फिर वापस आएँ, तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि फिर लोग आप दुनिया में और भी तरीकों से फिर आप रह डिसाइड रहे हैं, करो कि आपको क्या करना है क्या बस। करना है। बहुत अच्छी बात की। तो इट्स गुड। बाकी बाकी यहाँ पे यही है कि इतनी आदत हो गई है ग्रीन देखने की, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब मैंने किसी को नहीं देखा पौधे लगाते हुए। जब मैं आया तो विंटर था, सब वाइट था। ठीक है। और इवेंचुअली अभी समर्स हुए हैं और लिटरली हर जगह ग्रीनरी है, फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपका ना मतलब प्रेज़ेंट। आपको बहुत अच्छा लगती है। तो ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस करे इंसान तो हुँ, मैं हुँ। कहता हूँ ये लगता है कि छोटी चीज़ है लेकिन इट्स अ बिग थिंग। ठीक है सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला, और आप इसी तरह जिस तरह आपने अच्छा पढ़ा, आप, मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी गाइड करेंगे। मैं आपकी लिंक्डइन का वो शेयर कर दूँगा यूट्यूब के इसमें कमेंट में। तो जो सही। लोग कनाडा जाना चाहते हैं या एनईटी के वो स्टूडेंट्स जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आपको लिंक्डइन पे आई थिंक रीच आउट कर लें, सबसे बेहतर रहेगा। श्योर श्योर। और आप पाकिस्तान के एक नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे वहाँ पे थैंक कनाडा यू। के अंदर, और आप इसी तरीके से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये जो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें। हम सब आपकी कॉन्वोकेशन की पिक्चर देखें।